क्या तुम लोगों ने असल में असल वाली रियल पापा की परी देखा है? मैं दिखाऊंगी। तो ऐसे ही एक पापा की परी है IAS पूजा खेदकर। इस खेदकर के लिए हमें खेद है। इनकी कहानी बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। IAS कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर एक IAS बन सकता है कोई। तो इन्होंने भी किया। ये IAS कुछ 2-3 अटेम्प्ट के बाद बनी है, ऐसा नहीं है कि दिया और बन गए, बहुत मेहनत लगती है। पहले अटेम्प्ट में इनका नाम कुछ और था, तीसरे अटेम्प्ट में इनका नाम कुछ और बन गया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में PWBD कैटेगरी के कैटेगरी 1 से उन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें लो विजन वाले अप्लाई करते हैं। अटेम्प्ट थर्ड आते आते उनमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ गई, क्योंकि मेहनत लगती है एग्जाम में, तो ये PWBD कैटेगरी 5 में पहुंच गई। तो इस अटेम्प्ट में उन्होंने PWBD 5 कैटेगरी से अप्लाई किया। तो ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया, 821 रैंक इनको मिला। और मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि जो PWBD कैटेगरी 1 है, वहाँ पे अगर कट ऑफ 800 ऐसे कुछ हो, तो PWBD 5 कैटेगरी में आपका कट ऑफ 500 तक जाता है। तो इस तरह के कैटेगरी चेंज में आपको 200-300 नंबर के गैप्स आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप PWBD कैटेगरी 5 से अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो एक्चुअल में PWBD कैटेगरी के हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो पापा की परिया है उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये तो बनता है कि वो PWBD कैटेगरी से अप्लाई कर सकते। तो क्या हुआ कि अगर वो किसी और की हक मार रही है, क्या हुआ, वो पापा की परी है। तो UPSC में ये होता है कि आपको प्रूव भी करना पड़ता है कि आप एक्चुअली में जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी से हो या नहीं। तो इनको कहा कि आप एम्स जाओ, आप सर्टिफिकेट निकालो और हमें दो। ऐसे इन्हें बहुत बार बोला गया, लेकिन हर बार ये टालती रही, ये बहाने करती रही। ये बहाने जैसे वो करती थी शायद बचपन में, जब उन्हें स्कूल जाना नहीं होता था, माँ से कहती होगी कि माँ मुझे नहीं जाना है, मेरे पेट में दर्द है। अब तो पेट दर्द का बहाना नहीं दे सकती, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोविड है। तो ऐसे ही हर बार जब जब उन्हें बुलाया गया वो टालती रही, वो नहीं गई। लेकिन बाद में उन्होंने एक सर्टिफिकेट निकाला और UPSC के मुंह पे जाके मार दी कि लो, मांग रहे थे ना सर्टिफिकेट, ये लो। UPSC ने भी देखा तो सर्टिफिकेट ले आई, लेकिन फिर UPSC ने देखा तो ये वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लाई जहाँ से हमने बोला था कि तुम जाके सर्टिफिकेट लाओ, ये तो कहीं और से सर्टिफिकेट लेके आई है, तो गलत चीज है। हमें तो वही की सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ से हमने बोला है। उसने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो वही से देंगे जहाँ से हमारा मन करे, क्योंकि हम पापा की परी है। तो UPSC ने इसके अगेंस्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस कर दिया कि इसकी कैंडिडेचर कैंसिल करना चाहिए, तो लीगल ही नहीं है। तो जब जजमेंट आया ट्रिब्यूनल से तो वो IAS पूजा खेदकर के खिलाफ ही आया। लेकिन क्योंकि ये पापा की परी है, जैसे मैंने कहा था, तो पापा की परी जहाँ पे परी आती है, परी यानी मैजिक आता है, तो मैजिक तो होना ही था। तो मैजिक के तहत इसका अचानक से वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये ट्रेनी बन जाती है लवासना में। लवासना जो हर UPSC एस्पायरेंट का सपना होता है, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग के दौरान ही इनको पोस्टिंग की जाती है ताकि ये जाके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीख पाए। इनकी जर्नी में बहुत सारी मैजिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इनका पोस्टिंग अपने ही होम स्टेट में हो जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट ही शायद है पुणे, वहाँ पे हो जाता है और वहाँ पे वो ट्रेनिंग करती है। और ट्रेनिंग के दौरान ये कुछ मांगे रख देती है कि क्योंकि वो पापा की परी हैं, बहुत मेहनत से आगे आई हैं, तो उनको कुछ सहूलतें सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मकान, पर्सनल कैबिन, सारी सुविधाएं जो एक IAS ऑफिसर को मिलता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो एक IAS ऑफिसर होता है, जब ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, जब उनका एक्चुअल पोस्टिंग होता है, तभी उनको सारी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन क्योंकि ये पापा की परी है, बहुत मेहनत से आई है, तो इनको ये सुविधाएं चाहिए। तो सिर्फ खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए उसने अपनी ऑडी कार्ड पे सिर्फ एक लाल नीली बत्ती लगवाई कि सब जल उठे, और कुछ VIP नंबर प्लेट लगा लिया था, और साथ में महाराष्ट्र सरकार ऐसा ही कुछ लगा लिया था। लोग मतलब जलन से मरते हैं यार। और पापा की परी हो, अगर वो कुछ मांगे और उसे ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसके पिताजी भी आए थे दफ्तर, ये कहने की इनकी बेटी जो मांग रही है ये सब कुछ उसे मिले। तो इन्होंने कुछ ऐसे छोटे मोटे मांगे कर ली, ये गाड़ी, बंगला, नौकर चाहिए, सेपरेट केबिन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जब इसका सीनियर ऑफिस में नहीं था तो इन्होंने उनका केबिन ही हड़प लिया। इतना सा ही तो किया था, लोगों को जलन होने लगी, लोग जल गए, सीनियर जल गए, और सीनियर्स ने इनका ट्रांसफर करवा दिया। क्या कहानी इतनी है? नहीं, सिर्फ इतनी सी मेहनत नहीं, बहुत सारी मेहनत लगती है। इनकी जो बैकग्राउंड है बहुत हम्बल फैमिली से आते हैं, बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं आते हैं, बहुत पैसे वाले नहीं है लोग। इनके पिताजी सिर्फ एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही थे। इनके जो दादाजी वो IAS रह चुके हैं और इनकी माताजी सरपंच है। तो ऐसे गरीब परिवार से आने वाली लड़की, जिनके पिताजी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, और वहाँ पे जो दिखाना पड़ता है ना, आपको इनकम रिवील करना पड़ता है। उनके पिताजी के पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 40 करोड़ के आसपास की उनकी संपत्ति थी। सिर्फ 100 एकड़ ऐसा कुछ जमीन है, 7-8 फ्लैट्स है। इनके खुद के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 17 करोड़ की संपत्ति है।
सिर्फ 10-20 लाख के आसपास की घड़ी पहनती है, 4-5 सिर्फ लग्जरियस कार है, गरीब है ना, कुछ भी नहीं है। तो फैमिली इनकम बहुत ही कम है इनका, तो इसी वजह से वो ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर में आती है। यानी इनका फैमिली इनकम सालाना 8 लाख से कम है, तो इनका तो बनता है नॉन क्रीमी लेयर में। तो इसी हिसाब से उन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से अप्लाई किया। ओबीसी कैटेगरी से तुम तभी अप्लाई कर सकते हो अगर तुम नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम जनरल में आ जाओगे, लेकिन इनके पास क्योंकि पैसे नहीं थे, क्योंकि ये गरीब परिवार से आती है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया। नहीं तो इनकी जर्नी बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है, बिल्कुल भी आसान नहीं था आईएएस बन पाना। देखो मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि यूपीएससी को क्वेश्चन कर रही हूँ या यूपीएससी को क्वेश्चन करना अच्छा नहीं लगता। यूपीएससी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, लगता है कि इसमें सब कुछ अच्छा होता है, इसमें कुछ धांधली वाली चीज़ गलत तरीके से कोई जा नहीं सकता। लोग इससे बहुत ही इज्जत से, विश्वास से देखते हैं। चाहे आप बहुत गरीब परिवार से आए, चाहे आप अमीर के बच्चे भी हो, तब भी ये इंस्टीट्यूट आपको रिक्रूट करता है अगर आप में कैपेसिटी है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें उभर कर आती है तब लगता है कि क्या सच में चीज़ें इतना क्लीन है। एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और एटलीस्ट यूपीएससी में ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी पे सवाल तो उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने कहा, लेकिन फिर भी क्योंकि इस लड़की ने बहुत ज़्यादा ऐसे दिखा दिया कि पावर चाहिए, ये वो, इन्होंने सबके नाक में दम कर दी थी, तो इसीलिए ये चीज़ सामने आ पाया। लेकिन पता नहीं साइलेंटली क्या क्या हो रहा है। अगर ये साइलेंट रहती तब शायद ये भी पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है। और यूपीएससी में एक एथिक्स का सब्जेक्ट होता है, मुझे लगता है इसका क्या मतलब है, एथिक्स का पेपर का क्या मतलब है। अगर कोई इंसान एक्चुअली में अच्छा है तो उससे अगर 250 में से 0 भी मिले तब भी वो इंसान एथिकल ही रहेगा, उसमें मोरल्स वैल्यूज हमेशा रहेगा, वो करप्शन नहीं करेगी। अगर कोई एक्चुअली में बुरा ही है तो उससे एथिक्स में 250 में से 250 ही मिल जाए, उसे 100% ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी वो करप्ट ही रहेगा। जो मॉरलिटी, एथिक्स, इन सब के फाउंडेशन होते हैं ना, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब कोई एथिक्स का पेपर किसी को चेंज नहीं कर सकता। और पता है ज़्यादातर इंसान अच्छे ही होते हैं तब तक जब तक उनके हाथ में पावर नहीं आ जाता। एक इंसान आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, एक इंसान का असलियत तभी नजर आता है जब उसके हाथ में पावर आता है। अगर पावर आने के बाद भी वो इंसान अच्छा ही रहे तो वो अच्छा हमेशा से था और हमेशा वो अच्छा ही रहेगा। लेकिन पावर आने के बाद ही ये पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअली में अच्छा है या बुरा है। पावर आने के बाद ही एक इंसान की असलियत सामने आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में मेहनत करके उस पोजीशन पे पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद, पावर आने के बाद वो अच्छे से अचानक बुरा हो जाता है। क्यों? जो उसके कोर वैल्यूज है ना, जो उसकी असलियत है, वो बुरा ही है। जब पावर आता है तो वो चीज़ जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है उसको फ्रीडम मिल जाता है, वो अब आज़ाद हो जाता है और उसका वो असली रंग बाहर आने लगता है। और कितने बच्चे देते हैं इस एग्ज़ाम को, 1000 के आसपास ही सिलेक्ट हो पाते हैं हर साल, और उसमें से भी सिर्फ 180 ऐसे ही कुछ बच्चे आईएएस बनते हैं। और उनको अगर आप जोड़ो कितने साल लग जाएंगे तब भी 1000 आईएएस नहीं निकलते हैं। लेकिन लाखों बच्चे हर साल आईएएस बनने के सपने से ये एग्ज़ाम देते हैं, और लाखों बच्चों का सपना सपना बनकर ही रह जाता है। वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अधूरे सपनों के साथ ही जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सपने जीने का मौका मिलता है। और ऐसे लोग जब इस तरीके से इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो इससे लगता है किसी एक का, अगर एक भी ऐसा केस हुआ है तो कोई एक है जो एक्चुअली में इस पोजीशन का हकदार है, उससे वो चीज़ छीनी गई। और जो आईएएस बन भी जाते हैं तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि ये चीज़ कितनों का सपना है जो वो जी पा रहे हैं, तो इस चीज़ को उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं ये चीज़। मैं ये नहीं कहती कि सभी गलत है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं इन्हीं के वजह से ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी को बनाने में, डेवलपमेंट पे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करप्ट होते हैं, जो इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचकर भी इनके अंदर से लालच नहीं जाता, वो गलत करते हैं। और सोचो अगर ये लड़की जो गलत तरीके से इस पोजीशन पे आई है, वो अगर वो 20-30 साल और नौकरी करेगी तो लोगों का क्या हालत होगा, तो लोगों को कैसे ट्रीट करेगी। ऐसे लोग जब भी इनको मौका मिलेगा तो ये करप्शन में ही इन्वॉल्व होंगे।